ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के डॉक्टर गंभीर सिंह को 38,000 से अधिक मतों से हराया। राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही कल से प्रदेश में 23 नई तहसीलें अस्तित्व में आ जाएंगी। बस्तर जिले के नगरनार में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए भू अर्जन का कार्य इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। और प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल और उनके 2 भाइयों को मनी लॉन्ड्रिंग और ग्रामीणों के बेनामी खाते खुलवाने के मामले में गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के डॉक्टर गंभीर सिंह को 38,197 मतों से पराजित किया है। कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 83,561 वोट मिले, जिसमें 478 डाक मतपत्र भी शामिल हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने 45,364 वोट प्राप्त किए। उन्हें 171 डाक मतपत्र भी मिले। मरवाही उपचुनाव में 1,48,966 वोट पड़े। इनमें से कांग्रेस प्रत्याशी को 56.09% और भाजपा उम्मीदवार को 30.45% वोट मिले। इस उपचुनाव में 3,787 वोट नोटा को पड़े। मरवाही उपचुनाव के लिए कुल 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। मरवाही उपचुनाव में जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या अब 70 हो गई है। मरवाही सीट पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में श्री जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से विधायक निर्वाचित हुए थे। मरवाही उपचुनाव में मिली जीत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम बताया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मरवाही उपचुनाव में जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों पर क्षेत्र की जनता ने मुहर लगाई है। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि मरवाही उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी। प्रदेश में 23 नई तहसीलों का गठन किया जा रहा है। नई तहसीलें कल 11 नवंबर को राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही अस्तित्व में आ जाएंगी। नई तहसीलों में खरोरा, गोबरा नवापारा, भखारा, बोरी, भिलाई 3, गंडई, अर्जुंदा, सकरी, रतनपुर, बेलगहना, लालपुर थाना, सारागांव, बमनीडीह और बाराद्वार शामिल हैं। इसके अलावा दर्री, हरदीबाजार, दरिमा, रामचंद्रपुर, सामरी, केल्हारी, लटोरी, सन्ना और गादीरास को भी नई तहसील का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के पाटन में स्वामी आत्मानंद उद्यान के लोकार्पण के साथ ही एसडीएम कार्यालय के नए भवन का भूमिपूजन किया। इसके अलावा उन्होंने पाटन में अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की। इस मौके पर आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई से लेकर वितरण तक हर मोर्चे पर पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिलेगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय सुखचैन लाल भाले की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रदेश में आगामी रबी मौसम में फसलों की सिंचाई के लिए विभिन्न बांधों और जलाशयों से पानी दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। रबी मौसम में सिंचाई बांधों और जलाशयों से लगभग 2,16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। जल संसाधन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक्शन प्लान तैयार करने और संबंधित इलाकों के किसानों को इसकी जानकारी देने को कहा है, ताकि किसान रबी फसल के लिए बीज, खाद के इंतजाम के साथ ही अन्य आवश्यक तैयारी कर सकें। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए जलापूर्ति के बाद राज्य के बांधों और जलाशयों में औसत 82.86% जल भराव है।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री चौबे ने राज्य बीज और कृषि विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में समितियों या निजी विक्रेताओं द्वारा किसानों को प्रदाय किए जाने वाले खाद, बीज और कृषि यंत्रों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। बैठक में कीटनाशक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों पर अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि आदान सामग्रियों की गुणवत्ता और कीमत को लेकर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित फर्म को सील करने के साथ ही उसके संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। श्री चौबे ने बीज निगम और कृषि विभाग को किसानों को समय पर कृषि आदान सामग्री और कृषि यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के बस्तर जिले में नगरनार में स्थापित होने वाले इस्पात संयंत्र के लिए भू अर्जन का कार्य इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि नगरनार इस्पात संयंत्र के निर्माण से प्रभावित होने वाले 61 गांवों में से 57 गांवों में भू अर्जन सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। बाकी 4 गांवों में भी भू अर्जन की प्रक्रिया नवंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं मुख्य सचिव ने आज प्रदेश में 1 दिसंबर से प्रस्तावित धान खरीदी की व्यवस्था के संबंध में खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने नए खरीदी केंद्र बनाने के लिए 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही खरीदी केंद्रों में चबूतरों का निर्माण भी इस महीने के अंत तक करने को कहा गया है। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए अब कांक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की सोनरेब विधि से निगरानी शुरू की गई है। इसके दायरे में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों को रखा गया है। मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कांक्रीट क्यूब का परीक्षण कांक्रीट की मात्रा के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में ढांचे की मजबूती के लिए कांक्रीट कार्य की गुणवत्ता की निगरानी बहुत जरूरी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश के पूर्व IAS अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल और उनके 2 भाइयों को मनी लॉन्ड्रिंग और ग्रामीणों के बेनामी खाते खुलवाने के मामले में गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इन सभी को आज रायपुर जिला अदालत में पेश किया। गौरतलब है कि पहले भी बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ CBI और प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ कार्रवाई की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने मजदूरों के नाम पर बैंक खाता खुलवाया था, जिसकी जानकारी संबंधित लोगों को नहीं थी। कोंडागांव जिले में आज 2 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है। इन दोनों माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन पर विभिन्न हिंसक वारदात में शामिल रहने का आरोप है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा बदलेम एड़का यानी बदलता मन अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पित और जेलों में बंद या रिहा होने वाले माओवादी और माओवाद से प्रभावित परिवारों तथा माओवादियों के परिवारों की काउंसलिंग कर उन्हें परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान के तहत माओवाद से संबंधित डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नववर्ष और क्रिसमस के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अवधि निर्धारित कर दी गई है। आदेश के मुताबिक दीपावली पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वहीं छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, नववर्ष तथा क्रिसमस पर रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार पटाखों के उपयोग से संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा ही की जा सकेगी।
साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न प्रदूषण और ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे या लड़ियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने को कहा गया है। राज्य शासन द्वारा वायु प्रदूषण के मद्देनजर एनजीटी के आदेश का प्रदेश में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न माध्यमों से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन ने इस संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लोग बिना मास्क के घरों से बाहर न निकलें। त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ को देखते हुए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। रायपुर शहर के मुख्य बाजारों में टावर बनाकर माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को स्वयं के साथ साथ दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया है। वहीं यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने बताया कि बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाना बहुत जरूरी है। बच्चों का निर्धारित टीकाकरण भी समय पर कराना चाहिए। कोरोना संक्रमण के मामूली लक्षण दिखने पर बच्चों के स्वास्थ्य की तुरंत जांच कराने की भी सलाह दी गई है। दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में थर्ड पार्टी सर्वेक्षण कराया गया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि अगस्त के बाद से अब तक मरीजों को दिए जा रहे उपचार और अन्य सुविधाओं में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच बिलासपुर के डेंटल प्रैक्टिशनर डॉक्टर वैशाली गोवर्धन ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, घर से बाहर ज्यादा जाना नहीं है। एज ए डेंटल प्रैक्टिशनर मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगी, जब भी आपको डेंटल ट्रीटमेंट लेना है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाए, ताकि आपको वहां पे कोई परेशानी न हो और डॉक्टर को भी मैनेज करने में आपको सुविधा जाए। और बहुत ही जरूरी होगा तभी कोई मेजर सर्जरी या ऐसा ट्रीटमेंट ले, अदरवाइज अपॉइंटमेंट लेके जाए। त्योहारों के दौरान रेल यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली हटिया एलटीटी हटिया साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 14 से 30 नवंबर तक किया जाएगा। ये ट्रेन प्रत्येक शनिवार को हटिया से सुबह 9:40 पर रवाना होगी। इसी प्रकार एलटीटी हटिया ट्रेन प्रत्येक सोमवार को एलटीटी से 12:15 पर छूटेगी। महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर पटेवा के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक टुमसा गांव से वापस लौट रहे थे। वहीं महासमुंद जिला कलेक्ट्रेट के मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से दोपहिया सवार एक युवक की भी मौत हो गई। इधर भिलाई इस्पात संयंत्र में एसएमएस 2 कास्टर शॉप के पास आज पोकलेन से टकराकर गिरे भारी पाइप की चपेट में आने से एक महिला श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। कोरिया जिले के खड़गवां क्षेत्र के कई गांवों में इन दिनों 45 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल ने मुगुम, बारी, बड़े कलवा, काशपहरा, धनपुर, गैरबना और धनरास गांव में उत्पात मचाया तथा 5 ग्रामीणों के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं 6 किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान हाथियों के हमले से 2 मवेशियों की मौत हो गई। वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर रखे हुए है। वहीं लोगों को हाथियों से सतर्क रहने की समझाइश भी दी जा रही है। इधर महासमुंद जिले में भी हाथियों का उत्पात जारी है। बीती रात एक हाथी ने कोकोभाठा में मवेशी पर हमला कर दिया, जिससे इस मवेशी की मौत हो गई। यह हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए चरौदा जंगल की ओर चला गया है। कुछ खबरें संक्षेप में। जनसंपर्क विभाग की विभागीय परीक्षा 29 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए पात्रता रखने वाले अधिकारियों की सूची 26 दिसंबर तक संभागायुक्त को भेजते हुए संचालनालय को सूचित करने को कहा गया है। प्रदेश में सामाजिक चेतना उत्थान राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा नहीं किए जाने को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर और महासमुंद में धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं महासमुंद में शराब की अवैध बिक्री के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली।
नगर पालिक निगम राजनांदगांव के कर्मचारियों ने दीपावली के अवसर पर सितंबर और अक्टूबर माह के वेतन सहित अग्रिम राशि का भुगतान किए जाने की मांग की है। राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए राज्य शौर्य पुरस्कार के लिए आगामी 30 दिसंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। दुर्ग पुलिस ने विभिन्न जिलों में ठगी करने के मामले में एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1,21,000 रूपये नकद जब्त किए गए हैं। और महासमुंद जिले के टूरीडीह के रायतुम चौक के पास पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 किलो गांजा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के डॉक्टर गंभीर सिंह को 38,000 से अधिक मतों से हराया। राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही कल से प्रदेश में 23 नई तहसीलें अस्तित्व में आ जाएंगी। बस्तर जिले के नगरनार में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए भू अर्जन का कार्य इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। और प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल और उनके 2 भाइयों को मनी लॉन्ड्रिंग और ग्रामीणों के बेनामी खाते खुलवाने के मामले में गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।